नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी, मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है स्पर्श, जो हमारी बुक चलती है। बी पोर्शन जो हमारी बुक का नाम है, मतलब ए और बी अलग अलग पार्ट चलते हैं। ए में जो चलता है वो क्षितिज और कृत्तिका चलती है, और स्पर्श और जो संचयन है वो बी में चलती है। तो यहाँ पर बी वाला ही स्पर्श का ही चैप्टर है, और ये सेकेंड चैप्टर है जो टर्म 2 के अंदर, टर्म 1 के अंदर जो आता है। यहाँ पर हम इस टर्म 1 के चैप्टर को उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से बोर्ड वाला इसको पूछता है, यानी कि बोर्ड में जिस तरीके से पूछा जा रहा है उसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी पैराग्राफ दिए गए हैं और उन पैराग्राफ में से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन की तो चिंता करनी नहीं है। पिछली बात ये हुई थी कि इस चैप्टर से ये रखा गया है कि चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम के बारे में, और चैप्टर के राइटर के बारे में, और चैप्टर का जो जीवन परिचय है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैं पिछले अध्याय, पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे राइटर हैं ततारा वामिरो, एक प्रेम कथा है। यहाँ पर ततारा और वामिरो जो है, यहाँ पर दो पात्र, दो कैरेक्टर होते हैं, ततारा और वामिरो। ततारा यहाँ पर लड़का होता है, वामिरो यहाँ पर लड़की होती है। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो जाता है और दोनों ही आपस में मिल जाते हैं। लेकिन एक रूढ़िवादी परंपरा जो इनके बीच में चलती है कि इस गांव का जो लड़का है और दूसरे गांव की जो लड़की है उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। शादी होनी है तो उसी गांव का लड़का और उसी गांव की लड़की से होनी होती है। ऐसे परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को हटाने के लिए इस चैप्टर को लीलाधर मंडलोई के द्वारा यहाँ पर ऐसी स्टोरी को बनाया गया है। तो लीलाधर मंडलोई का जीवन परिचय पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर का पूरा सार मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। आपको क्या करना है कि पहले बुक से पूरे चैप्टर को रीड कर लेना है। पहले बुक से पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद में, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर आपको यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ से जब आप पढ़ोगे तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मतलब उस चैप्टर का पूरा सार यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है। अगर आपने इस सार को भी पढ़ लिया और इसको पढ़ने के बाद में आपने जो पैराग्राफ बुक्स के यहाँ पर लिए हैं मैंने, और उन पैराग्राफ के अनुसार जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाले हैं वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अर्थात इस बात के लिए तो आपको निश्चित रहना है कि यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये गारंटी मैं हमेशा हर वीडियो में देता हूँ कि यहाँ पर पढ़ाया गया वो बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीलाधर मंडलोई, जो इसके राइटर हैं, उनके बारे में समझते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ है, उनकी रचनाएं कैसी हैं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं कैसी हैं, उनकी भाषा शैली कैसी हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी पेन और नोटबुक साथ में लेकर के बैठें। जो भी पॉइंट आपको बताया जाता है उस पॉइंट को आप नोट करें कि इस लीलाधर मंडलोई जो राइटर हैं उनके बारे में जो भी आपको यहाँ पर बताया गया कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको बोर्ड में इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये याद होना ही चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर जब जब भी मैं आपको बताता हूँ उसे आप नोट करें। कहाँ पर? अपनी नोटबुक के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि बाद में हम लोग फिर इनको देख नहीं पाते हैं। बाद में फिर हमारे, अरे यार ये क्वेश्चन तो कहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे मेन बात है कि आपको क्या करना है कि राइटर के बारे में भी जो भी पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है उस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से नोट करना है। तो बैठ जाइए पेन और नोटबुक लेकर के,
ताकि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं हम लीलाधर मंडलोई के जीवन परिचय को, जो उन्होंने एक प्रेम कथा के रूप में ततारा वामिरो स्टोरी को कथा को लिखा है। तो देखें यहाँ पर लीलाधर मंडलोई के द्वारा क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में ही जानेंगे। चलिए बात करते हैं लीलाधर मंडलोई की, जो है बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि लीलाधर जो मंडलोई थे वो मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं। तो देखो यहाँ पर लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 में हुआ था। जो लीलाधर मंडलोई थे उनका जन्म कब हुआ था? 1954 में माना गया है। इसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? जन्माष्टमी के दिन ही इनका जन्म माना गया है। इसके बाद में छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव, उस गांव का नाम है गुड़ी। ये आपको याद रखना है भाई। तो पहली बात क्या सीखा यहाँ पर हम लोगों ने? पहली बात को सीखा है कि 1954 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था? एक छोटा सा गांव है गुड़ी, यहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। कब हुआ था? बात याद रखें, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, दिवाली, तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो लीलाधर मंडलोई का जन्म हुआ था वो हुआ था जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद में इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो भोपाल और रायपुर में हुई। इनकी जो शिक्षा दीक्षा इन्होंने जो प्राप्त करी है, इन्होंने जो एजुकेशन को प्राप्त किया है वो कहाँ पर? भोपाल में और रायपुर में प्राप्त किया है। उन्होंने सन 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से प्रसारण के उच्च शिक्षा के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। यानी कि लंदन के अंदर जो भी वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था उसका प्रसारण करने के लिए, उसकी कमेंट्री करने के लिए, उसके लिए बोलने के लिए लीलाधर मंडलोई को लंदन में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। आजकल वे जो हैं प्रसार भारती यानी कि दूरदर्शन के क्या हैं? महानिदेशक माने गए हैं। यानी कि आजकल जो है वो प्रसार भारती के दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। लीलाधर मंडलोई बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत खतरनाक आदमी थे। मतलब इनके द्वारा जो काम किए गए हैं बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात की जाती है, जो मंडलोई हैं वो मूलतः क्या माने गए हैं? कवि माने गए हैं। तो आपको याद होना चाहिए, याद रखना भी चाहिए कि जो लीलाधर मंडलोई हैं वो मूलतः कवि हैं, न उपन्यासकार हैं, न कथाकार हैं, न रिपोर्टार्ज हैं, कुछ भी ये नहीं है। केवल ये एकमात्र जो है कवि माने गए हैं। लेकिन इनके द्वारा लिखा तो गया है। क्या लिखा गया इनके द्वारा? इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टोरी को लिखा तो गया है, लेकिन ये हैं मूल रूप से कवि के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां रही हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, और देखा अनदेखा, और काला पानी। ये इनकी मुख्य कृतियां मानी गई हैं। तो 1, 2, 3 और 4 और 5 इनकी मुख्य कृतियां यहाँ पर मानी गई हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। तो घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी, ये इनकी मुख्य कृतियों के रूप में गिनी जाती हैं। लीलाधर मंडलोई बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। कवि के रूप में तो ये मान के चलिए कि इनका कोई सानी नहीं था। इनके लिए ये कहा जाता है कि ऐसा कवि जो कथाकार भी हो सकता है, ऐसा कवि बहुत ही कम देखा गया है। ये बहुत ज़बरदस्त बात इनके लिए कही गई है। और मेन बात ये है कि ये अधिकतर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियां रहती थी उनके बारे में इन्होंने बहुत रिसर्च किया। इनके बारे में बहुत कुछ इनके द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे लीलाधर मंडलोई के लिए। यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है? ये साहित्यिक जो शब्द के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साहित्य तो क्या है? यहाँ पर साहित्य तो मूल शब्द है। क्या है साहित्य? यहाँ पर साहित्य तो मूल शब्द हैं, प्लस यहाँ पर इक क्या लगा हुआ है? इक यहाँ पर प्रत्यय हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आ गया शब्द कि ये प्रत्यय वाले, यहाँ पर भी मैंने इसको बताया होगा आपको। ठीक है, सरसता और कोमलता इनके साहित्य में, इनके गद्य साहित्य में हमेशा रही हैं। इनके गद्य साहित्य में सरसता वाली बात भी है और कोमलता वाली बात भी इनके गद्य साहित्य में रखी गई है इनके द्वारा। मतलब इन्होंने जो लिखा है वो ज़बरदस्त रस और कोमल लिखा है।
दर्शन होते हैं। उनके साहित्य में छत्तीसगढ़ी अंचल की आवाज़ इनकी बहुत आसानी से वहाँ पर नजर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सामान्य जनजीवन का सजीव चित्रण किया है। जो सामान्य जनजीवन है उसके बारे में इन्होंने सजीव रूप से वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा है। मतलब ये मान के चलिए पूरा का पूरा जीवन ही उनका इन्होंने उतार दिया है। ठीक है, इसके बाद में अंडमान जो निकोबार है उस द्वीप में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनके बारे में इन्होंने लोक कथाएं लिखी हैं, लोक गीत लिखे हैं, यात्रा वृतांत लिखे हैं, डायरी लिखी है, रिपोर्टाज लिखा है, आलोचना लिखी है। मतलब ये मान के चलिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियां रहती थी उनके बारे में इन्होंने सब कुछ लिखा है। जो जो लिखना चाहिए था उनके बारे में वो चीज इन्होंने लिखी है। मैंने जबरदस्त तरीके से लिखा है। मतलब ये मान के चलिए लोक कथाएं भी इन्होंने लिखी, लोक गीत भी इन्होंने लिखे, रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं। भैया ये मान के चलो यात्रा वृतांत तक भी इन्होंने लिख डाले उनके जनजातियों के। और अंडमान निकोबार के लिए तो इन्होंने ये पूरी की पूरी कहानी लिख डाली है जो यहाँ पर ततारा वामेरो एक कथा, एक प्रेम कथा के रूप में इन्होंने सजोई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। इनके द्वारा भाषा शैली कैसी रखी गई है। लीलाधर मंडलोई की जो भाषा जो है भावनापूर्ण थी। मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पर जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो स्टोरी भी एक भावनापूर्ण है। मतलब ये भावात्मक रूप से वो जोड़ देती है। एक बार पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि उस स्टोरी को हम लोग जो है बार बार पढ़ सकते हैं। मतलब उस स्टोरी में कभी भी परेशान नहीं होता इंसान और उसको बार बार पढ़ने की इच्छा उस स्टोरी में होती है। ऐसी भावना के साथ लीलाधर मंडलोई के द्वारा इन कहानियों को रचा है, इन कहानियों को लिखा है। आगे देखते हैं। वे विषय के अनुरूप शब्द प्रयोग करने में कुशल थे। जो भी विषय वहां पर घटित हो रहा है, जो भी घटना वहां पर घटित हो रहा है, मतलब ये मान के चलो उस विषय के अनुरूप वो शब्दों का प्रयोग कर देते थे। उस विषय के अनुसार वहां पर वो क्रिया रूप में उन शब्दों का प्रयोग वहां पर ले लेते थे। जबरदस्त तरीके से ये मंडलोई की बात यहाँ पर है। आगे है। निकोबार जनजाति के प्रवेश को साकार करने के लिए उन्होंने तदनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि उसके अनुसार, उस जनजाति के अनुसार जो शब्द प्रयोग में लेने चाहिए थे उन शब्दों को उन्होंने वहाँ पर अच्छी तरह से सजोया है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि उन शब्दों को वहाँ पर लेकर के उनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है बहुत खतरनाक तरीके से लिखी गई है। देखिए यहाँ पर ततारा वामेरो एक कथा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक प्रेम कथा के बारे में इन्होंने बताया है। एक प्रसिद्ध ये लोक कथा है, लोक प्रचलित कथा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के तो ये मान के चलो कि आ गया तुम्हारे, ये मोस्ट यहाँ पर बात है भैया। ये मोस्ट बात यहाँ पर है कि ये कथा है। अरे कौन सी है? ये एक लोक कथा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन तुम्हारे आएगा। ये सोच के रख लेना कि जो ततारा वामेरो जो कथा है वो किस प्रकार की कथा है, मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है, लोक कथात्मक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा है वो भावनात्मक, लोक कथात्मक और चौथे में ये दे दिया। तो फिर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये जो लीलाधर मंडलोई की जो ततारा वामेरो जो कथा है वो भावनात्मक भी है और लोक कथा के रूप में प्रचलित हुई है। ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, एक प्रेम कथा के रूप में भी प्रचलित हुई है। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि दोनों को दे देगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि फिर आंसर फिर या दोनों को एक ही ऑप्शन में देगा तो आंसर राइट होगा। ठीक है, कथा का सार यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले आप चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ से इसको रीड करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहली बात है अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम। जो ये सबसे पहला पॉइंट होता है। अंडमान द्वीप समूह का जो अंतिम द्वीप है उसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पर बताया गया। लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। जो लिटिल अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम क्या है? कार निकोबार है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पहला द्वीप है, लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप है उसका नाम है कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार।
ठीक है, आगे कहते हैं कि ये दोनों कवि जो है एक थे। ऐसा माना गया है कि ये दोनों कवि एक थे, ये दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन इसके पीछे जो कहानी स्टोरी जो अलग हुए हैं, उसके पीछे स्टोरी क्या रही है, ये काल्पनिक रूप में यहाँ पर इस जो राइटर हैं लीलाधर मंडलोई के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। इस बारे में निम्नलिखित लोक कथा को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अलग अलग कैसे हुए, ये आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे हुए हैं। ततारा एक विलक्षण युवक हैं, विलक्षण हैं, बहुत जबरदस्त युवक हैं। कैसे हैं वो? ततारा वामिरो जो वहाँ पर बताया गया है, ततारा के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसा युवक था। यहाँ पर सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दो हैं भैया, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब दो हैं, पहले एक थे। अब दो हैं, पहले एक थे, लेकिन अलग कैसे हुए, ये इस स्टोरी के रूप में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर बलिष्ठ युवक था और उसका नाम था ततारा। कैसा युवक था? सुंदर बलिष्ठ युवक था और उसका नाम था ततारा। ठीक है, वह सबके काम आता था, सबका सहयोगी था, इसलिए सबको प्रिय लगता था, सबकी सहायता करता था, सबके प्रिय था और सबके कार्य में हाथ बटाता था, सबके दुख सुख में जाता था। ऐसा बलिष्ठ सुंदर व्यक्ति कौन था? वो था अच्छा युवक, प्रतिभावान युवक, उसका नाम है ततारा। ठीक है, अन्य गांवों के लोग भी आदर देते थे उसे तथा अपने उत्सवों में बुलाया करते थे। किसी भी गांव में कोई भी उत्सव होता था, किसी भी गांव में कोई भी फेस्टिवल होता था, त्योहार होता था, उसको वहां पर बुलाते थे लोग और आदर सत्कार भी वहां पर उसको देते थे। ऐसा इसमें बताया गया है। उसके पास लकड़ी की बनी हुई क्या थी? एक तलवार थी। किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। तलवार किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ततारा वामिरो की जो तलवार थी वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की, लोहे की, चांदी की, सोने की? किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। यह आपको याद होना चाहिए, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। कभी भी अपने शरीर से उस तलवार को कभी भी वो अलग नहीं होने देता था। इस स्टोरी के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया है। ठीक है, उसे तलवार चलाते देखा नहीं था कभी भी, और उसने कभी भी उस तलवार का प्रयोग भी नहीं किया था, परंतु फिर भी लोग मानते थे कि उसकी तलवार क्या है? एक अद्भुत शक्ति है। फिर भी उसकी तलवार के बारे में लोग जानना चाहते थे, उसकी तलवार के बारे में लोग मानना चाहते थे और मानते थे कि जो ततारा के पास जो तलवार है, जो लकड़ी की तलवार है, वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है और एक उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति है, ऐसा इसमें माना गया है। ऐसा यहाँ पर समझते हैं सारे के सारे लोग। कहाँ के लोग? लिटिल और कार निकोबार के लोग। बहुत जबरदस्त तरीके से स्टोरी को समझाया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, 100% क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा? इस पैराग्राफ में हमने सीखा है कि यहाँ पर ततारा एक युवक है, एक सुंदर बलिष्ठ युवक है, जो गांव के लोगों की हमेशा सहायता करता है। दूसरे गांव के लोग भी उसको आदर सत्कार देते थे, दूसरे गांव के लोग भी उसे अपने जोश और उत्साह के साथ उसको जो है किसी भी त्योहार, प्रोग्राम और उत्सव में बुलाते थे और वो जाता भी था और हमेशा सहायता वो लोगों की करता भी था। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है कि ततारा के पास एक तलवार होती थी, जो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। और उसकी तलवार के बारे में लोगों का मानना था कि वो जो तलवार थी वो क्या थी? उसमें एक दैवीय शक्ति थी। ये इस पैराग्राफ से हमने इतनी सारी बातें सीखी है। अगली बात करते हैं, यहाँ पर है वामिरो के दर्शन। अब क्या होता है? एक शाम ततारा समुद्र के किनारे, वामिरो यहाँ पर एक लड़की का नाम है। एक शाम क्या होता है? ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। जो ततारा है वो समुद्र के किनारे क्या हो रहा था? टहल रहा था, घूम रहा था। वह शांत मन में था, मतलब चुपचाप घूम रहा था, वो शांत मन से घूम रहा था। सूरज की रंग बिरंगी किरणों के निहार रहा था। अचानक उसे पास में बहुत मधुर गीत क्या देता है? सुनाई देता है। और मधुर गीत, उसकी आवाज जो है उसके कानों में उसे सुनाई देती है। वह गायन इतना मधुर था कि मदहोश हो गया। वो आवाज इतनी मधुर थी कि ततारा जो है उसको सुनकर के क्या हो गया था? मदहोश हो गया था। वह उस स्वर की ओर बढ़ने लगा जिधर से वो गीत जो है, उस गीत की आवाज आ रही थी, उस स्वर की ओर ततारा भी क्या होने लगा? बढ़ने लगा।
कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ऐसा ततारा के मन में बात आती है। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती शाम को बेसुध हो करके एक श्रृंगार गीत गा रही थी, एक प्रेम भरा गीत गा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी? प्रेम भाव से भरा हुआ वो गीत क्या कर रही थी? गीत गा रही थी। समझ गए आप? ठीक है। और समुद्री लहरों से उसे भिगो दिया, जिससे उसका गीत क्या हो गया? रुक गया था। बहुत खतरनाक, मतलब इतना प्रेम भरा है ना इस स्टोरी में, ये मान के चले मजा आ जाता है स्टोरी को पढ़ने पर, जबरदस्त। आगे पढ़ते हैं। ततारा बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? तुमने इतना सुंदर, इतना मधुर जो गाना क्यों छोड़ दिया? ततारा उसी समय बोल पड़ा कि तुम इतना जो मधुर तुम गाना गा रही हो, वो तुमने क्यों छोड़ दिया? वामिरो इतनी सुंदर युवक को सामने देख करके चौंक पड़ी। जैसे वामिरो ने उस सुंदर युवक को, कौन था वो सुंदर युवक? कौन था वो? ततारा था। उसको देख करके वामिरो क्या हो गई? चौंक पड़ जाती है और बनावटी बेरुखी बोली से बोलती है, तुम मेरा गाना चुपचाप क्यों सुन रहे हो? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा वामिरो के द्वारा बोला जाता है। किससे? ततारा के लिए। ठीक है। आगे, परंतु ततारा तो बेसुध था, ततारा तो खोया हुआ था उस वामिरो के गाने में, बेसुध सा हो रहा था। कौन? ततारा। आगे बोलते हैं, वह फिर से बोलो, तुमने गाना बंद क्यों कर दिया? वह फिर से बोला, अरे तुमने गाना बंद क्यों कर दिया? ऐसा ततारा बेसुध अवस्था में ही बोल देता है। गाना पूरा करो। वामिरो ने फिर बेरुखी दिखाई। ततारा ने तीसरी बार भी यही कहा, गाओ ना। अब वामिरो खींच गई। वामिरो क्या हो गई? खींच गई, अर्थात वामिरो थोड़ी सी क्रोधित हो जाती है। क्या तुम गांव का नियम नहीं जानते हो? जो गाने के लिए कहे जा रहे हो, ये कहकर वामिरो वहां से चली जाती है। क्या तुम्हें गांव का नियम पता नहीं है? जो बार बार एक ही बात तुम कहते हो कि तुम और मैं एक कभी भी नहीं हो सकते, ऐसे उनका गांव का नियम वहाँ पर बताया गया है, ऐसा माना जाता है। और ये स्टोरी पूरी की पूरी इसी बात को इंगित करती है, इसी बात को यहाँ पर समझाती है। चले पढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में क्या है? ततारा वामिरो का प्रेम कैसे जागृत होता है, कैसे प्रवान चढ़ता है, कैसे आगे बढ़ता है, एक प्रेम कैसे वहाँ पर नजर आता है, देखते हैं। ततारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। क्या बोला? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देखकर विचलित हो गया था। ततारा ने कहा कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देख करके क्या हो गया था? विचलित हो गया था, थोड़ा सा भटक गया था, बस अपना नाम बता दो। वामिरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को लगा कि मानो किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया है। मतलब वामिरो ने जैसे अपना नाम बताया, ततारा के कानों में ऐसा लगा कि जैसे एक रस भर दिया हो। ततारा ने उसे कल फिर से कहा, वहां आने के लिए कहा। वामिरो ने अनमने मन से कहा न कहा और लपाती गांव की और दौड़ पड़ी। यानी कि वामिरो का जो गांव था वो क्या था? लपाती गांव था। याद रखना भैया, वामिरो के गांव का नाम क्या था? लपाती था। गांव की ओर दौड़ पड़ी। ततारा ने फिर कहा, मेरा नाम क्या है? ततारा है। कल मैं इसी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं इसी जगह पर तुम्हारी क्या करूंगा? प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वामिरो वहां से भागती ही रही। आगे घर पहुंचकर वामिरो ततारा के प्रभाव से छूटने के लिए छटपटाती रही, किंतु ततारा का याचना भरा जो स्वर, जो चेहरा है, उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसने ततारा के बारे में जो कुछ सुन रखा था वह उसके विपरीत निकला और भोला, निश्चल, सभ्य और शांत, ये उसकी विशेषता है भाई ततारा की। याद रख लेना, ततारा कैसा था? भोला था, निश्चल था, सभ्य था, शांत था। ये उसकी विशेषता के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसे लगा कि उसका जीवन साथी यही हो सकता है। आखिरकार उसने सोच लिया। अरे किसने? उस वामिरो ने आखिरकार सोच लिया। उसके जाल में वामिरो फंस चुकी थी। किसके जाल में? उस ततारा के जाल में वामिरो फंस चुकी थी। उसके उस सुंदर, सभ्य स्वभाव, शांत स्वभाव के जाल में वामिरो फंस चुकी थी। वो कभी निकल ही नहीं पा रही थी और बार बार जब भी वो अकेली रहती थी, उस वामिरो
के लिए हमेशा यही सबसे बड़ा दुख बन करके बैठ गया था कि मैं कैसे इस ततारा को भूलूं, वो भूल ही नहीं पा रही थी। और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ जो है यहीं से शुरू हो जाता है और ये कहानी यही सिखाती है। क्या सिखाती है देखते हैं आगे। परंतु गांव में नियम था कि कोई विवाह गांव के बाहर के युवक के साथ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख यही था कि उस गांव के युवक से ही शादी करनी है और गांव की लड़की से ही शादी करनी है। और ये जो नियम है वो इन दोनों के लिए एक रूढ़ी बन चुका था, इन दोनों के लिए अभिशाप बन चुका था। इसलिए ये स्टोरी यहीं से क्या हो जाती है, अपने मोड़ की ओर, अपने घुमाव की ओर चली जाती है। देखिए इस स्टोरी में बहुत जबरदस्त बात यहाँ पर बताई गई है। अब इस रूढ़िवादी परंपरा को, इस घटना को किस तरह से चेंज करते हैं, वो एक वामिरो और एक ततारा किस तरह से बदलते हैं, यहाँ पर यही चीज हम लोग समझने वाले हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ततारा वामिरों का मुख मिलन कैसे होता है। आपस में मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुख हैं, चुपचाप हैं, मौन हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, आंखों आंखों से बातें कर रहे हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। दोनों के मन में उथल पुथल है, चल रही है उथल पुथल, बोलना चाहते हैं, कुछ आपस में बात करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रूढ़िवादी परंपरा, जो एक ही गांव के युवक से शादी हो सकती थी, दूसरे गांव से एक युवक से उसकी शादी वामिरों की हो नहीं सकती थी। ये रूढ़िवादी परंपरा उसको बार बार दुखी करती है। रात कटनी कठिन हो गई। अरे दोनों की रातें कटना क्या हो गया था, कठिन हो चुका था। सुबह एक एक पल पहाड़ जैसा भारी उनको लग रहा था। सांझ होते ततारा लपाती के समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है और वामिरों को ढूंढने लग जाता है। कौन? अरे कौन? वो ततारा। वह आशा निराशा में डूब रहा था कि अचानक नारियल के पेड़ों में एक छाया उभरी और ये वामिरो ही थी जो बचते बचाते छिपते छिपाते वहां आ रही थी। अरे वो वामिरो ही थी जो बचते बचाते छिपते छिपाते वहां क्या हो रही थी, आ रही थी। वामिरो के बारे में बहुत कुछ वहां पर लिखा गया है, पढ़ा गया है, समझाया गया है। दोनों एक दूसरे को देख करके ठिठके रहे, मौन निशब्द से रहे। दोनों ने जैसे आपस में एक दूसरे को देखा, वो ठिठक जाते हैं, मौन हो जाते हैं, निशब्द से रह जाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एक प्रेम जो है उमड़ता है, घुमड़ता है। देखिए अब वे रोज इसी तरह सामने आते हैं और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते रहते हैं। और लपाते के युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया था। अरे बीच में कोई ना कोई तो आ ही जाता है ना दोनों के प्रेम के बीच में। तो यही हुआ, जैसे ही वो दोनों मिलते थे, चुपचाप मिलते थे और चले जाते थे। और इस प्रेम भाव को वहां के युवकों ने, उस लपाते गांव के युवकों ने क्या कर लिया था, भांप लिया था। कुछ न कुछ गलत उनके बारे में सोच लिया था। बात गांव भर में फैल गई। दोनों अलग अलग गांव के थे, अतः उनमें संबंध होना संभव नहीं था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया बुझाया किंतु वे माने नहीं। इसी तरह समुद्र के किनारे क्या होते रहे, समुद्र के किनारे मिलते रहे, बात नहीं करी, निशब्द रहे, मौन रहे, लेकिन प्रेम फिर भी दोनों में उमड़ घुमड़ रहा था। बढ़ते हैं आगे। देखो पाशा के पशु पर्व में वहां पर, अब ये पाशा गांव किसका है, ये उसका गांव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो कुछ समय बाद पासा गांव में क्या हुआ, पशु पर्व हुआ। कौन सा पर्व हुआ? पशु पर्व हुआ, ठीक है, का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं और युवकों में शक्ति प्रदर्शन होता है। पशुओं में और युवकों में क्या होता है, आपस में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, गान नृत्य होता है, भोजन आदि का प्रबंध किया जाता है। परंतु ततारा का ध्यान वामिरों को तलाशने में लगा हुआ था। कुछ भी ध्यान उसका नहीं था, वो तो हमेशा किसको ढूंढ रहा था, उस वामिरों को ढूंढ रहा था। शाम से अन्य गाँव के लोग वहाँ जुटने लगे थे। अचानक ततारा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। नारियल के झुरमुट में ओट में खड़ी ये वामिरो ही थी। वह ततारा को देख करके जोर से रो पड़ी और उसकी रुलाई ऊंची होती गई। ततारा के किंग कर्तव्य विमूढ़ सा उसे देखने लगा। आवाज सुनकर वामिरों की मां वहां
आ जाती हैं। उसने ततारा का खूब अपमान किया। ततारा के लिए यह दृश्य असहनीय हो गया, शोभनीय हो गया और शोभ इसी कारण अपनी तलवार निकाल लेता है। और यह घटना जैसे होती है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है, उसमें शक्ति भर जाता है और धरती में उसे क्या कर देता है, घोंप देता है। और फिर उसे क्या करने लग जाता है, उसे खींचने लग जाता है और वह पसीने में लथपथ हो गया और वह उसे खींचते खींचते काफी दूर तक चला गया और यहाँ तक कि वह द्वीप के अंतिम सिरे तक क्या हो गया, पहुंच जाता है। मतलब उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद में उस तलवार को, उस देवे तलवार को क्या कर देता है, जो लकड़ी की बनी हुई थी, उसे जमीन में घोंप देता है और उसे खींचता हुआ चला जाता है, खींचता हुआ चला जाता है और ततारा वहाँ से दूसरी जगह पर पहुँच जाता है खींचते खींचते। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या समझाया गया है। धरती का फटना, जब वो खींच रहा था उस तलवार को तो धरती फटती जा रही थी, धरती के दो टुकड़े होते जा रहे थे। देखिए कहते हैं जहाँ तक धरती में लकीर खींची थी वहीं से धरती के दो टुकड़े हो गए। ततारा एक तरफ था, वामेरो दूसरी तरफ थी। अब ततारा एक तरफ रह जाता है और वामेरो दूसरी तरफ रह जाती है। वामेरो को ये दृश्य देखा गया, उसने करुणा भरी आवाज में पुकारा, ततारा ततारा ततारा। इस तरह से वामेरो उस दृश्य को देखकर पुकारती है, परंतु ततारा वाला जो अंश है वह समुद्र में धंसने लगा था। जब ततारा को होश आया तो उसने छलांग लगा करके दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु वह पकड़ ढीली पड़ गई और वह समुद्र की तरफ फिसलने लग जाता है। उसके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वामिरो वामिरो वामिरो। इस तरह के शब्द निकल रहे थे। फिर आगे ततारा का नाम पुकार रही है। लव लुहान ततारा बहता हुआ न जाने कहाँ निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। और उधर वामिरो पागल हो गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया, वह घर से विलग हो गई, घर से अलग होकर के अपने ततारा को वहीं खोजती फिरती रही, किंतु कोई सुराग उस ततारा का वहाँ पर नहीं मिलता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में घटित होता है उस रूढ़िवादी परंपरा का अंत कैसे होता है। आज ततारा वामिरो दोनों नहीं है, परंतु उनकी ये प्रेम कथा, उनकी ये लोक कथा घर घर में प्रचलित है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो ततारा की तलवार से क्या हो गया था, कट गया था। कौन सा भूखंड है, लिटिल अंडमान। उनके त्याग का परिणाम ये हुआ कि तब से ही दूसरे गांवों में विवाह संबंध होने लग जाते हैं, तब से ही दूसरे गांवों में यहाँ पर विवाह संबंध आपस में हो रहे हैं। तो उनके त्याग, उनके बलिदान से ये रूढ़िवादी जो परंपरा है वो खत्म हो जाती है। देखते हैं आगे, इसमें बताया गया है। अब एक एक जो पैराग्राफ यहाँ पर है, चैप्टर का जो एक एक पैराग्राफ यहाँ पर है, उस पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पर जो भी इस पैराग्राफ से प्रश्न बनेंगे वो हम लोग साथ में करने वाले हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश के अनुसार प्रश्न यहाँ पर करेंगे। जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया है उसके अनुसार प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो देखो। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा वो करता था, परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से ही वो बहुत ही क्या था, चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे और वक्त मुसीबत में वो स्मरण आ जाता था और भागा भागा ततारा भी उनके पास पहुंच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। किसको? ततारा को। उसका व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक था कि साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। उसका व्यक्तिगत स्वभाव इतना तगड़ा था कि लोग उसके पास हमेशा रहना पसंद करते थे। ऐसा व्यक्तिगत स्वभाव, ऐसा व्यक्तित्व उस ततारा का यहाँ पर देखा गया है। चलिए देखते हैं, इससे संबंधित पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। किसकी? लकड़ी की तलवार को बांधे रहता था। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर भी उस तलवार में क्या थी कि अद्भुत दैवीय शक्ति उस तलवार में भरी हुई थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था। उसका दूसरा सामने उपयोग भी वो नहीं करता था, दूसरे के सामने भी उस तलवार का कभी उपयोग नहीं करता था। ये हमने सार में समझा है। किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामे के कारण लोग बाग जो है तलवार को क्या मानते थे? अद्भुत दैवीय शक्ति के रूप में मानते थे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से आते हैं। लोग ततारा के पास क्यों रहना पसंद करते थे? तो आपको पता है कि उससे
सहायता पाने की लालच से, ऐसा तो है ही नहीं। इसके बाद में उसकी वीरता के कारण नहीं, उसके त्याग के कारण नहीं, उसके अपनत्व के कारण जो है लोग उसके पास रहना, उसके व्यक्तित्व के कारण लोग जो है उसके पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर जो है व्यक्तित्व वाली बात यहाँ पर ज़्यादा आती है। अगला है, ततारा की तलवार किस चीज़ की बनी हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये मान के चलिए जिस प्रश्न को मैं VIP प्रश्न कह सकता हूँ। ठीक है, ये किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। अगला प्रश्न आता है, ततारा अपने किन कारनामों के लिए जाना जाता है? ततारा अपने किस कारनामे के लिए, मेनली किस कारनामे के लिए जाना जाता था? वो है साहसिक कारनामे के लिए वो जाना जाता था। जो साहसिक कारनामा है उसके लिए यहाँ पर ततारा जाना जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पैराग्राफ से इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, ततारा की लकड़ी की तलवार के बारे में क्या प्रसिद्ध था? ततारा की जो लकड़ी की जो तलवार बनी हुई थी उसके बारे में क्या बात थी? वह दैवीय शक्ति वाली थी। बिल्कुल, यही ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। वह जादुई है? नहीं। वह साहस भरी है? नहीं। वह ईश्वरीय? नहीं। तो फिर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ततारा किनकी सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था? अपने मित्रों की, द्वीपवासियों की, शत्रुओं की, परिवारजनों की, किसकी सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता? द्वीपवासियों की सहायता करना वो अपना परम कर्तव्य हमेशा समझता था। अगला पैराग्राफ देखिए, एक शाम ततारा दिन भर अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे सने सने क्षीण होने वाली थी। उसका मन भी शांत था। विचारमग्न ततारा जो है समुद्री बालों पर बैठ कर के सूरज के अंतिम रंग बिरंगे किरणों को क्या करने लगा? निहारने लग जाता है। इसके बाद में तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत उसे सुनाई देता था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध भी खोने लगा था और लहरों के एक प्रबल वेग से उसकी तंद्रा क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। फिर आगे चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने लगा, विवश हो उठा और जिधर से वह आवाज आ रही थी उसकी ओर वो जाने लगा। वह विकल सा हो गया था और अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी और ढलती हुई शाम के सौंदर्य को बेसुध एकटुक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। और वो एक क्या था? एक श्रृंगार भरा गीत था, जो हमने इसके सारांश में भी समझा है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन किस तरह से, ततारा समुद्र किनारे क्या करने आया था भैया? टहलने आया था। बिल्कुल, क्या लेने आया था? टहलने आया था। अभी तक कोई बात ऐसी है ही नहीं कि भाई गीत सुनने आया था, मनोरंजन के लिए आया था, प्रेमिका से मिलने आया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है, मधुर गीत सुनकर ततारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह हैरान हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है? नहीं, वह सुध बुध खो बैठता है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये बाकी ऑप्शन कट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुध बुध खोने का मतलब क्या है? अपने होश खो बैठना। सुध बुध खोना, अपने होश खो बैठना। अगला प्रश्न है, संगीत की मधुर धुन सुनकर वह किधर चल गया? समुद्र की ओर? नहीं, संगीत की दिशा में वो चला जाता है। देखिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर समझते हैं। अगला प्रश्न है, गायिका किस प्रकार का गीत गा रही थी? देशभक्ति वाला? हाँ, ईश्वर भक्ति वाला? नहीं। वीरता वाला? नहीं। कैसा गा रही थी? वो श्रृंगार भरा गीत गा रही थी, प्रेम भरा गीत गा रही थी। तो यहाँ पर कैसा गीत गा रही थी? श्रृंगार भरा गीत वहाँ पर वामिरो गा रही थी। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, अगला पैराग्राफ यहाँ पर आता है। वामिरो घर पहुँच करके भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी सी उसको महसूस होने लगी। उसके भीतर ततारा की मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। वो उससे अलग थोड़ी होना चाहती थी, लेकिन फिर भी मन में था कि अब संबंध हो नहीं सकता, तो कैसे न कैसे मैं ततारा से अलग हो जाऊं। पर एक जल्लाट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी दिशा को ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी
आंखों के सामने आ जाता था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वो एक अद्भुत युवक था, एक अद्भुत साहसी युवक था, ऐसा मानती थी वामिरो। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य स्वभाव वाला युवक वो आता है। भोला युवक वो माना जाता है। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के रूप में मानती थी। वामिरो ने जैसा अपने जीवन साथी के रूप में सोच रखा था, ऐसा जो ततारा है उस रूप में उसे मिल जाता है। इसलिए दोनों में आपसी प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन प्रेम चल नहीं पाता है, जुड़ नहीं पाता है। देखिए आगे क्या बात आती। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा की क्या था, विरुद्ध था। अतः उसने भूल जाना ही उसने क्या माना, श्रेयस्कर माना। किंतु यह असंभव जान पड़ता था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाया करता था। निर्निमेष याचक की तरह वो हमेशा प्रतीक्षा में डूबा रहता था। ऐसा चेहरा जो है वामिरो के सामने आ जाता था, ऐसा माना गया है इस पैराग्राफ में। देखते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न के रूप में कौन सा प्रश्न है। वामिरो को क्या बेचैनी थी, क्या बेचैनी थी। सोचो, ततारा से मिलने की बेचैनी, ततारा से कैसे मिल सके इसकी बेचैनी, ततारा से बचने की बेचैनी, बचने की तो थी नहीं, ततारा से न मिल पाने की बेचैनी ये भी नहीं है। इसमें है ततारा से कैसे मिल सके इसकी बेचैनी, ततारा से मिलने की बेचैनी, कैसे मिल सके इसकी बेचैनी, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट निकल के आता है। अगला है, वामिरो की आंखों के सामने ततारा का चेहरा बार बार क्यों आ जाता था। वह उसे चाहने लगी थी, वह उसे महान मानती थी, वह उसे भयभीत थी। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था। कैसा था वो, सुंदर था, बलिष्ठ था। ये वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है क्वेश्चन, वामिरो ने ततारा के किस रूप की कहानियां सुन रखी थी। एक साहसिक कहानियां उसने सुन रखी थी। अगला पैराग्राफ, अगला देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, वामिरो के सामने ततारा का कैसा चेहरा आया। वामिरो के सामने ततारा का एक साहसिक चेहरा वहाँ पर आता है। ये ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वामिरो ने ततारा को भूलना ही ठीक समझा। क्यों समझा कि वह किसी अन्य से प्रेम करती थी? नहीं। वह ततारा को अपने लिए अपर्याप्त समझती थी? नहीं। इसके बाद गांव के नियम के अनुसार अन्य किसी गांव के युवक से मिलना क्या था, गलत था। देखिए अगला पैराग्राफ आता है यहाँ पर, और अगला पैराग्राफ क्या कहता है उसको देखते हैं। किसी तरह शांत रात बीत जाती है। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और एक उभाव सा दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेले प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वो लपाती की ओर समुद्री चट्टान पर जा पहुंचता था। हमेशा यही होता था, हमेशा। फिर आगे क्या कहता है, वामिरो के प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ सा किसको लगता था? उस ततारा को लगता था। उसके भीतर एक आशंका थी कि कहीं वामिरो आएगी ही नहीं। ऐसा अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय भी नहीं कर पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षारत था, बस आस में कि एक किरण जो है समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती है। ऐसी आशा, निराशा उसको हो रही थी वहाँ पर, और ऐसा वो सोचता रहता है, बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है। लेकिन क्या होता है, फिर भी वो वहाँ पर उसके लिए बैठा रहा। चलिए देखते हैं यहाँ से। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता रहता है। सहसा अचानक नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ सुनाई, कुछ दिखाई सी देती है। अचानक से ऐसा हो जाता है, अचानक से ऐसा माना गया है, और दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है, मन चंगा और नाचने लग जाता है। किसका? उस ततारा का। और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती थी। फिर तेज कदमों में चलती हुई ततारा के सामने आकर के ठिठक गई। दोनों वहां पर रुक जाते हैं और शब्दहीन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। कुछ था जो दोनों के भीतर क्या हो रहा था, प्रेम था, श्रृंगार था, दोनों के अंदर अंदर बह रहा था, लेकिन बाहर नहीं झलक रहा था। एक टक निहारते हुए न जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों से कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था।
अचानक वामिरो को सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं पर क्या रहा, खड़ा रहा, निश्चल शब्दहीन रहा और वामिरो चली जाती है, लेकिन ततारा को पता ही नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, वामिरो और ततारा के हृदय व्यतीत थे। क्यों थे? गांव की गलत परंपरा के कारण, एक दूसरे से न मिल पाने के कारण, गांव के कठोर नियम के कारण, प्रेम के कारण। अरे भैया, उन दोनों में एक प्रेम था, इसलिए उन दोनों के जो हृदय थे वो क्या हो रहे थे, व्यतीत थे, परेशान थे। आगे है, ततारा दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्र चट्टान पर क्यों पहुंच जाता था? जिज्ञासा के कारण, बेचैनी के कारण, सुविधा के कारण, प्रश्न बेचैनी के कारण वो वहां पर पहुंच जाता था। अगला प्रश्न है, ततारा को किस चीज की आशंका थी? वामिरो के घर वालों को पता लग जाएगा, अपने घर वालों को नहीं, पकड़े जाने, वामिरो के न आने की सबसे बड़ी आशंका उसको लग रही थी कि कहीं वामिरो मेरे से मिलने नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, ऐसी आशंका उसे हमेशा रहती थी। अगला प्रश्न क्या कहता है, वामिरो के कदमों की जो घबराहट है किस कारण हो रही थी? अंधेरे से भय के कारण नहीं, ततारा के दुर्व्यवहार के नहीं, समुद्र में गिरने के भय से नहीं, अरे गांव वालों के द्वारा कहीं देख लिया गया तो इस कारण से उसे क्या हो रही थी, घबराहट हो रही थी। वामिरो और ततारा मौन टिटके क्यों खड़े थे? ये भय के कारण, जिज्ञासा के कारण, प्रेम की पहली अनुभूति के कारण ऐसा हो रहा था। चुपचाप खड़े थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, निशब्द थे। देखिए अगला, ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें किसको ढूंढ रही थी? वामिरो को ढूंढ रही थी, उसमें ही व्यस्त थी। नारियल के झुंड से एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर के पहचानने की चेष्टा की, वह वामिरो थी जो भयवश वहां सामने नहीं आ रही थी, झिझक रही थी, उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट करके क्या होने लगी, रोने लग जाती है। ततारा विहल हो गया, व्याकुल हो जाता है, उसने कुछ बोलता ही नहीं है बन रहा था और रोने की आवाज लगातार क्या हो रही थी, ऊंची होती जा रही थी। किसकी? वामिरो की। और ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर के उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देख करके क्या हो गई, आग बबूला हो जाती है। दोनों को देख करके बहुत क्रोधित हो जाती है उस किसकी? वामिरो की माँ। ठीक है, सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य क्या हो गया, अपमानजनक सा लगा। किसको? ततारा को। बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध से उफन उठी और उसने ततारा को तरह तरह के अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में क्या हो गए, आवाजें उठाने लग जाते हैं। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा और उसने जहां विवाह की निषेध परंपरा, विवाह की जो निषेध परंपरा थी, क्षोभ जताया, उस पर क्रोध किया, वहीं अपनी असहायता पर खींच गया। वामिरो का कुछ दुख उसे गहरा लग रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं। ये सबसे बड़ी उसके बीच में, उसके मन में चल रही थी। किसके मन में? ततारा के मन में। देखिए पहला प्रश्न क्या आता है, ततारा का मन किसमें खोया था? वामिरो को खोजने में ततारा का मन क्या है, खोया हुआ था। वामिरो क्यों रोने लगी थी? गांव वालों से बिछुड़ने के कारण, ततारा की दुर्दशा देख करके, अपने प्रेम की व्यवस्था के कारण, मां के भय के कारण, अपने प्रेम की व्यवस्था के कारण। सबसे बड़ी घटना ये थी। लेकिन ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर, गांव वालों से बिछुड़ने, नहीं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं माना जाएगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट होगा भैया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन ही इसका राइट होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट है, इसमें ध्यान रखना भाई। इसको क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन आता है, माँ वामिरो और ततारा को देखकर क्रुद्ध क्यों? ये गांव के परंपरा के क्या था, विरुद्ध था, इसलिए उसको गुस्सा आया था। किसको? वामिरो की माता को। अगला प्रश्न है, गांव वालों ने ततारा वामिरो के प्रेम प्रसंग पर क्या प्रतिक्रिया की थी? उन्होंने दोनों को गांव से बाहर निकाला। विरोध में, ततारा के विरोध में उन्होंने क्या करी थी, प्रतिक्रिया करी थी। ये सबसे मेन है। अगला प्रश्न है, ततारा को किस पर गुस्सा आया था? वामिरो पर, गांव की परंपरा पर। गांव की परंपरा पर ततारा को क्या आया था, गुस्सा आया था। अब देखें अगला पैराग्राफ क्या कहता है यहाँ पर। अगला पैराग्राफ कहता है, अनायास ही उसका हाथ तलवार के मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार कर निकाली और कुछ युवक
कुछ विचार वहाँ पर किया। क्रोध लगातार अग्नि की तरह वो बढ़ रहा था। लोग उसे सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई रहा न सूझी तो क्रोध में उसने समन करने के लिए उसमें शक्ति का भर दिया और धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से तर हो उठा था, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई वहां तक एक दरार होती चली गई, मानो धरती के दो टुकड़े वहां पर हो जाते हैं। ये सारी घटना वहाँ पर होती है। सारी की सारी घटना बहुत ज़बरदस्त थी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सिद्ध में धरती फटती चली जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता हुआ जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, सभी लोग परेशान हो गए। लोगों ने जब इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी, वो सब डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। उधर वामिरो फटती हुई धरती को किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा और उसकी करुणा जो है चीख मानो जो है गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था और द्वीप के अंतिम सिरे पर तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के टुकड़े विभक्त हो चुके थे और एक तरफ ततारा का तो दूसरी तरफ वामिरो थी। बहुत बड़ी घटना हो जाती है जब जैसे ही वो निकलता है, सारी की सारी घटना यहाँ पर चलती है। आगे देखते हैं, इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, अनायास, उसी समय, सौभाग्यपूर्वक, अचानक, अनायास मतलब अचानक, ठीक है। ततारा ने अपनी तलवार किस लिए निकाली? वामिरों की मां का वध करने के लिए, गांव वालों को चुपचाप करने के लिए, अपने अपमान को, क्रोध को अभिव्यक्ति के लिए। ये वाली यहाँ पर घटना है। अगला प्रश्न आता है, ततारा ने धरती को छाती की तलवार क्यों घोंप दी थी? अपना गुस्सा शांत करने के लिए, गलत परंपराओं के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए, धरती को नष्ट करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, अपना गुस्सा शांत करने के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, वामिरो ततारा को पुकारते हुए क्यों चीख रही थी? उसे बचाने के लिए। किस लिए? उसके बचाने के लिए वामिरो वहां पर चीख रही थी। अगला प्रश्न है, ततारा किस चीज का विरोध कर रहा था? ततारा जो है रूढ़िवादी परंपरा का विरोध वहां पर ततारा के द्वारा किया गया है। तो ये सारा का सारा जो मामला जो रहा है, इस एक प्रेम कथा के अंदर जो है लीलाधर मंडलोई के द्वारा हमें समझाया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको पूरे पैराग्राफ के अनुसार करवाए हैं और मेरे हिसाब से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर जाने वाला नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, एक एक क्वेश्चन को आपको बताया है और जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और ये चैप्टर जो है यहीं फिनिश होता है और इस चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। तो चलते हैं अगले चैप्टर को लेकर के फिर आएंगे। अगला जो चैप्टर रहेगा आपका वो इसी बुक से रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।